आज का हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्ड। हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जो केमिकल बॉन्ड है वो क्या होती है। केमिकल बॉन्ड होती है फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी केमिकल स्पीसीज। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन केमिकल स्पीसीज। हमारे पास नेचर में हमें पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो हमारे एलिमेंट्स है वो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं एक्सेप्ट नोबल गैसेज। जो हमारे 18 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं नोबल गैसेज, सिर्फ वही नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो अदर एलिमेंट्स होते हैं वो ग्रुप ऑफ एटम्स की फॉर्म में एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। ग्रुप ऑफ एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और मोलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। एटम्स कंबाइन होकर मोलिक्यूल बनाते हैं। तो हमारे जो एटम्स है वो ग्रुप ऑफ एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं टू फॉर्म मोलिक्यूल्स। तो जो हमारे मोलिक्यूल्स होते हैं या फिर बोलो केमिकल स्पीसीज होती हैं, उनके एटम्स के बीच में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है जो उनको एक साथ होल्ड करके रखती है, उसी को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। तो हमारी जो केमिकल बॉन्ड है उसकी नेचर ऑफ बॉन्डिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है, इनको एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट थ्योरीज और कॉन्सेप्ट दिए गए थे। जिनमें से जो हमारी थ्योरीज थी, वेरियस थ्योरीज थी, सबसे पहले थी हमारी कैसल लेविस थ्योरी। कैसल लेविस थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो जो ये हमारा चैप्टर है इसमें हम एक एक करके सभी थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारी मेनली बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारी बेसिक दो टाइप्स की अप्रोच होती है। जैसे सबसे पहले एक थी हमारी क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच एक हमारी होती है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच जो हमारी क्लासिकल अप्रोच थी ये है बेस्ड ऑन द इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेज। बेस्ड ऑन द इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेज, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो हमारी क्लासिकल अप्रोच है ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड कैसे, जैसे जो हमारी नोबल गैसेज है उनके जो आउटर मोस्ट सेल का है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो हमारी नोबल गैसेज है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2 NP6। इनका जो आउटर मोस्ट सेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में। तो जो हमारे ये वैलेंस सेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसी को बोला जाता है ऑक्टेट। तो जो हमारी जो क्लासिकल अप्रोच है वो क्या बोलती है कि हर एक एटम के पास टेंडेंसी होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की। हर एक एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है ताकि उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए, इसलिए बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो जो हमारी क्लासिकल अप्रोच है वो क्या कहती है कि every atom have tendency to complete its octet। octet का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। तो हर एक एटम अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करना चाहता है ताकि वो स्टेबल हो जाए। सेम जो हमारी मॉडर्न अप्रोच है, लेकिन जो हमारी क्लासिकल अप्रोच है ये उस टाइम दी गई थी जब बॉन्ड एनर्जीज के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता था। लेकिन जो हमारी मॉडर्न अप्रोच है वो ये कहती है कि जो केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी लो होती है और स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। मतलब हर एक एटम के पास टेंडेंसी होती है मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन की। तो जो हमारा एटम है वो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा उतनी ही लोअर उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी और उतनी ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो एनर्जी रिलीज होगी और एनर्जी रिलीज होगी तो एनर्जी लो होगी और स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो जो हमारी मॉडर्न अप्रोच है वो कहते हैं कि एवरी एटम हैव टेंडेंसी टू फॉर्म maximum number of bonds to minimize its potential energy and to attain
स्टेट ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी, स्टेट ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो जो हमारी मॉडर्न अप्रोच है वो क्या कहती है कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन का कारण है वो है स्टेबिलिटी गेन करना, क्योंकि जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स बॉन्ड बनाएगा उतनी ही उसकी जो एनर्जी है वो लो हो जाएगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद आता है, मान लो जो हमारी मॉडर्न अप्रोच है उसमें हम बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक ग्राफ लेते हैं। जैसे ये है हमारी पोटेंशियल एनर्जी, इधर आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी और इधर आ जाएगी हमारी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। जैसे मान लो हमारे पास दो एटम है, ये हमारा एटम ए है, इधर हमारा एटम बी है। यहाँ पे एटम ए का न्यूक्लियस है जिसको हम एन ए से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे हमारे एटम बी का न्यूक्लियस है जिसको हम एन बी से रिप्रेजेंट करेंगे। जो हमारा एटम ए है इसके न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे उनको हम ई ए से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे इसके अराउंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। जो हमारा एटम बी है इसके न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, जो एटम बी के इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम एटम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे जब दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो क्या होता है, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन भी होगी, फोर्सेज ऑफ रिपल्सन भी होगी। जैसे हमारे पास यहाँ पे 4 टाइप के फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं और 2 टाइप के फोर्सेज ऑफ रिपल्सन होते हैं। जैसे जो हमारे फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन उनमें क्या होगा, जैसे जो एटम ए का न्यूक्लियस है एन ए, वो इसी एटम के जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जो ये हमारा न्यूक्लियस बी है वो अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो एन ए और ई ए के बीच के में अट्रैक्शन होगी। जो हमारा न्यूक्लियस है एटम बी का और जो हमारा ई बी इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में अट्रैक्शन होगी। सेम ऐसे ही जो हमारा न्यूक्लियस ए है, जो एटम ए का न्यूक्लियस है वो जो दूसरा बी एटम है उसके इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और सेम ऐसे ही जो हमारा एन बी न्यूक्लियस है बी एटम का वो एटम ए के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 टाइप के फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, और जो हमारे फोर्सेज ऑफ रिपल्सन होंगे उनमें हमारा जो हमारा एटम ए के इलेक्ट्रॉन है और जो हमारे एटम बी के इलेक्ट्रॉन है दोनों के बीच में फोर्सेज ऑफ रिपल्सन होगा। सेम चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सेम ऐसे ही जो हमारा न्यूक्लियस है एटम ए का और जो हमारा न्यूक्लियस है एटम बी का, इन दोनों के बीच में फोर्सेज ऑफ रिपल्सन होगा। तो जो हमारी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज है वो ये कहती है कि जो हमारी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है फोर्सेज ऑफ रिपल्सन से, इसी वजह से एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं। ठीक है, अब जो हमारा ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है ये क्या शो करता है, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे 2 एटम है, एटम ए है एटम बी है, ये हमारा एटम ए है ये हमारा एटम बी है। जब ये दोनों एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो इन दोनों के बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और फोर्सेज ऑफ रिपल्सन नहीं है, क्योंकि अभी ये एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। लेकिन जब फोर्सेज जैसे जैसे ये एक दूसरे को अप्रोच करना शुरू करते हैं तो क्या होता है, जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होते हैं फोर्सेज ऑफ रिपल्सन से, तो ये एक दूसरे के पास आएंगे, एक दूसरे के पास आएंगे तो जो बॉन्डिंग से एनर्जी रिलीज होगी, तो जो हमारी एनर्जी है वो धीरे धीरे एनर्जी रिलीज होगी और डिक्रीज हो जाएगी। तो एक पॉइंट पे आके जो ये मिनिमम एनर्जी की स्टेट को गेन कर लेंगे, मतलब एक पोजीशन पे आके जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम हो जाएगी, और इस पोटेंशियल एनर्जी पे जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो इक्वल हो गया फोर्सेज ऑफ रिपल्सन के। शुरू में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन थे वो फोर्सेज ऑफ रिपल्सन से ज़्यादा थे। एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो जो हमारी एनर्जी है वो रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो सिस्टम की जो एनर्जी है वो धीरे धीरे करके डिक्रीज होगी। तो एक पॉइंट पे आके मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी गेन हो जाएगी जहाँ पे फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इक्वल हो जाएंगे फोर्सेज ऑफ रिपल्सन के। तो यहाँ पे दोनों एटम्स के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा एटम ए है और जो एटम बी है इन दोनों के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और इसी स्टेट को हम बोलते हैं कि जो हमारी ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी की स्टेट होती है। यहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाती है दोनों एटम्स में और ये एक पोजीशन पे आके होल्ड हो जाते हैं। अब ना तो ये एक दूसरे के ज़्यादा और पास आएंगे ना अब एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो यहाँ पे एक पोजीशन पे आके दोनों होल्ड हो जाएंगे। तो उसके बाद जो हमारी एनर्जी है, मान लो हम
दोनों एटम्स को एक दूसरे के और क्लोज लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें बाहर से आउटर एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो जब हम आउटर एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो जो सिस्टम की एनर्जी है वो इंक्रीज होगी, और इंक्रीज होगी तो जो फोर्सेज ऑफ रिपल्सन है वो ज़्यादा हो जाएंगे फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन से। मतलब अगर यहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे क्या था, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इक्वल हो गए हैं फोर्सेज ऑफ रिपल्सन के। अगर हम अब बाहर से हम जबरदस्ती एक दूसरे को ज़्यादा क्लोज लाने की कोशिश करेंगे तो फोर्सेज ऑफ रिपल्सन ज़्यादा हो जाएंगे अट्रैक्शन से, और दोनों के बीच में जो बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई थी, वो जो बॉन्ड है वो डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाएगी, और सिस्टम की जो एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो जो ये एनर्जी होगी इसको हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। पोटेंशियल, जो ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की हमारी स्टेट होती है, ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी की स्टेट होती है। यहाँ पे हमारे मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है, या फिर हम बोलेंगे कि बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच, वही होती है हमारी बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ ये है हमारी मॉडर्न अप्रोच कि हमारी जो बॉन्ड की फॉर्मेशन है वो क्यों होती है और कैसे होती है। उसके बाद हम जो हमारा ऑक्टेट रूल है, जो हमारी फर्स्ट थ्योरी थी लेविस, कैसल लेविस थ्योरी, जो हमारी नेचर ऑफ बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए हमारी सबसे पहले थ्योरी आई थी कैसल लेविस थ्योरी। कैसल लेविस थ्योरी, या फिर हम इसको ये बोल सकते हैं भी जो हमारा ऑक्टेट रूल था, ऑक्टेट रूल। तो जो हमारा ऑक्टेट रूल है वो था हमारा बेस्ड ऑन द इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेज, बेस्ड ऑन द इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेज। तो जो हमारा हर एक एटम है उसके पास टेंडेंसी होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की, तो हर एक एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये था हमारा ऑक्टेट रूल। तो जो सबसे पहले तो इसमें हमारा क्या आता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर था उसमें क्या था, जो हमारे वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको डॉट से रिप्रेजेंट किया गया था, डॉट से रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। उसके बाद आता है जैसे हमारे पास मान लो हमारे पास सेकेंड पीरियड के हम एलिमेंट लेते हैं, जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। जो हमारा लिथियम है इसके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। जो हमारा आउटर मोस्ट सेल होता है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है उसको बोलते हैं हम वैलेंस सेल, और वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। जैसे हमारा जो लिथियम है इसके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s1। तो जो ये इसका आउटर मोस्ट सेल है ये तो हमारा कम्प्लीटली फिल्ड है, इनर सेल है। जो ये सेल है हमारा ये है आउटर सेल, तो इस आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। जो हमारा बेरिलियम है इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2। तो इसके जो वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। सेम ऐसे जो हमारा बोरोन है इसके वैलेंस सेल में हमारे 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो हमारा कार्बन है इसके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है उनको डॉट से रिप्रेजेंट किया गया था। और जो हमारे एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है वो सेम होते हैं। मान लो हमारे पास 17 ग्रुप के एलिमेंट्स है, फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन सभी में जो वैलेंस सेल है वो 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल होते हैं। मतलब जब हम ग्रुप में जाते हैं तो सेम ग्रुप्स के एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम होते हैं। तो जो हमारा ऑक्टेट रूल है तो वो क्या कहता है कि हर एक एटम अपनी बॉन्ड जो ऑक्टेट है उसको कंप्लीट करना चाहता है आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आइदर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे हम NaCl लेते हैं, ये हमारे पास सोडियम एटम है, ये हमारे पास क्लोरीन एटम है। जो हमारा सोडियम एटम है इसकी हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s1। अब ये तो हमारा इनर सेल हो गया। जो तो हमारा आउटर सेल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और जो हमारा क्लोरीन है इसकी आउटर सेल की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3s2 3p5। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
अब जो हमारा ऑक्टेट है वो क्या कहता है कि वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3s2 3p6, तो इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जो हमारा नाइट्रोजन है इसके वैलेंस सेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, जो इनर शेल है वो फिल्ड है। अगर ये इस एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे दें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6। इसका जो सेल है, जो आउटर सेल है उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और जो हमारा क्लोरीन है उसकी एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3s2 3p6। इसके वैलेंस सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। दोनों का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस वजह से जो हमारा नाइट्रोजन है उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो इस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जो हमारा क्लोरीन है उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दोनों के बीच दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। तो जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होगी। और जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बनती है उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो जो हमारा सोडियम का एटम था और जो हमारा क्लोरीन का एटम है दोनों के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद आता है हमारा जो हमारी आयनिक बॉन्ड होती है ये नॉन डायरेक्शनल होती है। और उसके बाद आता है हमारा बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, जैसे फिर आता है हमारा बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे हमारे पास दो क्लोरीन के एटम है, ये हमारा एक क्लोरीन का एटम है, ये हमारा दूसरा क्लोरीन का एटम है। इसकी जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है वो होगी 3s2 3p5। इसके आउटर सेल की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होगी 3s2 3p5। अब दोनों के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन में इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दोनों को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अगर इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम इनका लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं। जैसे इसके पास क्लोरीन के पास हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ये इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। सेम ऐसे ही हमारा जो क्लोरीन एटम है इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले तो दोनों का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये शेयरिंग करके बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं और इनका जो दोनों एटम्स का ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, जैसे फिर जो बॉन्डिंग जो जिन दो इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड की फॉर्मेशन की है वो फिर वो दोनों तरफ एक इलेक्ट्रॉन के लिए दोनों तरफ से काउंट होता है। जैसे इधर से फिर हम जो ऑक्टेट देखेंगे इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 2 4 2 6, और दोनों ये इलेक्ट्रॉन फिर इसके ऑक्टेट में काउंट हो जाएंगे तो 8 हो जाएगा। सेम ऐसे ही जो हमारा ये क्लोरीन एटम है इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है 8 इलेक्ट्रॉन का, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया है 8 इलेक्ट्रॉन का, और दोनों के बीच में शेयरिंग से बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन। जैसे हमारा जो ऑक्सीजन है उसके बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होगी, लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन। जैसे हमारा जो ऑक्सीजन, ये हमारा ऑक्सीजन का एक एटम है, ये हमारे ऑक्सीजन का सेकंड एटम है। ऑक्सीजन का जो वैलेंस सेल है उसमें हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p4। तो इसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। जो हमारा दूसरा ऑक्सीजन है इसके भी वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए दो दो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। अब इसके पास भी 2 2 4 2 6 और 2 8, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो चुका है। और जो हमारा ये ऑक्सीजन एटम है इसका ऑक्टेट भी ऐसे कंप्लीट हो जाएगा और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर हमें एटम्स को देख के डायरेक्ट नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैलकुलेट करने हैं, जो इलेक्ट्रॉन हमारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं इनको हम बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और अगर हमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैलकुलेट करने हैं तो जो हमारे नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं वो होते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई में 2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई में 2। अब यहाँ पे हमारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 है तो 4/2,
तो जो इसका बॉन्ड ऑर्डर है वो आ जाएगा 2। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते उन इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और जो हमारे लोन पेयर्स होते हैं ये एज ए लोन पेयर एग्जिस्ट करते हैं। जो हमारे लोन पेयर होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से हमारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, 2 4, 2 6 और 2 8। तो 8 डिवाइड में 2, तो यहाँ से आ जाएगा 4। तो हमारे पास यहाँ जो हमारा O2 का मॉलिक्यूल है इसमें यहाँ हमारे पास 4 लोन पेयर एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद अगर हमें डायरेक्ट नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैलकुलेट करने हैं, जैसे हमारे पास O2 का मॉलिक्यूल है और हमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो इसका फॉर्मूला होता है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है अवेलेबल इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। यहाँ पे आएगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल और यहाँ पे आएगा अवेलेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, डिवाइड में आ जाएगा 2। जैसे हमारा जो ऑक्सीजन है O2 है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, एक ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो 2 ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमारे पास तो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 × में 8। लेकिन जो हमारे पास अवेलेबल इलेक्ट्रॉन कितने हैं वैलेंस शेल में, एक ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास 6 और 6 12 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, डिवाइड में आ जाएगा 2। तो 8 दूनी 16, 16 माइनस 12 डिवाइड में 2, तो ये आ जाएगा 4/2। तो यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2। ऐसे करते हैं हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट, अगर हमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैलकुलेट करने हैं तो।